Morning students, today in this video we will study our ninth chapter Central Orbits from the book Dynamics of Jeevanson's Publications. I will start with the definition of central force. A force whose line of action always passes through a fixed point is called a central force. The fixed point is called center of force. एक ऐसा फोर्स जिसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करे तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? सेंट्रल फोर्स। और जो फिक्स्ड पॉइंट आप यहाँ यूज कर रहे हैं उसे आप कहेंगे सेंटर ऑफ फोर्स। सेंट्रल ऑर्बिट, द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन under the action of a force which is always directed towards a fixed point in the plane is called central orbit. तो central orbit क्या हुआ कि अगर किसी पार्टिकल पर सेंट्रल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो जो पाथ डिस्क्राइब करेगा वो कहलाएगा सेंट्रल ऑर्बिट। यहाँ इसने दोनों डेफिनेशन कंबाइंड कर दी, तो उस पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी भी डेफिनेशन यहाँ इंक्लूड करके लिख दिया कि वो फोर्स होगा always directed towards a fixed point in the plane. For example के लिए, in the motion of a planet about the sun, the path described by a planet is a central orbit. ये सभी डेफिनेशंस भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है। अब नेक्स्ट जो आपकी फर्स्ट थ्योरम है जो आपको करनी है, ए सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व। तो प्लेन कर्व से क्या मीनिंग होता है कि अगर किसी कर्व के हर पॉइंट पर आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करो और वे टेंजेंट और नॉर्मल उसी प्लेन में लाई करें जिस प्लेन में आपका कर्व है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्लेन कर्व। तो अब आपको प्रूव करना है कि सेंट्रल ऑर्बिट ऑलवेज क्या होता है? प्लेन कर्व। तो सेंट्रल ऑर्बिट के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट और नॉर्मल्स जिस प्लेन में कर्व एग्जिस्ट कर रहा है उसी प्लेन में लाई करनी चाहिए। तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं। अब O मान लिया हमने सेंटर ऑफ सेंट्रल फोर्स, जिसे हम ओरिजिन लेकर चल रहे हैं। OX भी ए फिक्स्ड लाइन थ्रू O और आपने उसे इनिशियल लाइन ले लिया। P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये आपका जो है सेंट्रल ऑर्बिट है और उस पे पार्टिकल की कोई एक पोजीशन है P एट एनी टाइम T, और हम मान लेते हैं कि O और P के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेक्टर R है। Since the particle moves under the action of a central force with the center at O, तो क्या डेफिनेशन होती है सेंट्रल फोर्स की कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स है वो ऑलवेज इस O पॉइंट की डायरेक्शन से ही होगा। तो therefore the only force acting on the particle at P is along line OP or P, इसी लाइन के along आएगा। अब आपका जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर इस लाइन के अलोंग है, तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, क्योंकि m इंटू ए है ना, तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो ओपी लाइन के क्या होगा? पैरेलल। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। ओपी की जगह मैंने लिख लिया आर वेक्टर। अब इस कंडीशन में मैंने क्या करा, किसी भी वेक्टर की अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, क्योंकि हर वेक्टर अपने पैरेलल जरूर होता है। तो मैंने इसमें dr बाई dt क्रॉस dr बाई dt ऐड कर दिया, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये वैल्यू 0 है। अब इस इक्वेशन को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो। देखिए हम इसका u इंटू वी से डेरिवेटिव करें, dr बाई dt एज इट इज, r का डेरिवेटिव dr बाई dt, फिर dr बाई dt का डेरिवेटिव d2r बाई dt स्क्वायर और r एज इट इज। तो अब इस वेक्टर का डेरिवेटिव 0 वेक्टर है, तो ये अंदर वाला वेक्टर कोई कांस्टेंट वेक्टर h होगा। आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो तो वैल्यू 0 होती है। तो देखिए मैंने दो टर्म तो यही चूज कर लिया और तीसरा मैंने r कर लिया। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन होती है कि आप इसे लिख सकते हो r डॉट dr बाई dt क्रॉस r। अब इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है यहाँ पर? वेक्टर h। r डॉट h आ गया 0। जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है
तो वे एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यानी कि जो r वेक्टर है परपेंडिकुलर आ गया किसी कांस्टेंट वेक्टर के। Thus the radius vector OP जिसे हमने r से डिनोट करा है always perpendicular to a fixed direction hence lies in the plane। तो इसलिए आपका जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो क्या प्रूव हो गया, प्लेन कर्व। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हम टू डिफरेंट फॉर्म्स में पढ़ेंगे। पहला जो हम केस लेकर चल रहे हैं वो कौन सा है, पोलर फॉर्म का। अब देखिए ये आर्टिकल आपको करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। अब देखिए मैंने O मान लिया ओरिजिन और OX मान लिया इनिशियल लाइन। यहाँ पर मैं वर्ड एक्स एक्सिस ना यूज करके इनिशियल लाइन वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि आप पोलर फॉर्म ले रहे हैं। पोलर फॉर्म में ये इनिशियल लाइन होती है फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस वर्ड यहाँ पर यूज नहीं होता, ठीक है। और ये है आपका सेंट्रल ऑर्बिट। पॉइंट पी आर थीटा उसकी पोजीशन है एट एनी टाइम टी। लेट एनी टाइम टी द पार्टिकल बी एट पी आर थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके वेरिएबल्स यूज होते हैं आर और थीटा। तो यहाँ ये जो वेक्टर है इस लाइन के अलोंग वो आर हो गया, और ये थीटा इज इक्वल टू 0 के साथ थीटा एंगल बना रही है। क्योंकि सेंट्रल फोर्स है और ओ को आप सेंटर ऑफ फोर्स लेकर चल रहे हैं, तो जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो अलोंग दिस लाइन होगा। अब आगे देखिए, अब हम मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है उसका मास कितना है m। और ध्यान से पढ़िए यहाँ पर अब हम क्या सपोज कर रहे हैं, एफ बी द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। हम एफ को टोटल मास नहीं मान रहे, हम एफ को क्या मान रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स है पर यूनिट मास की। एक यूनिट मास पर सेंट्रल फोर्स अप्लाई होता है एफ, टोटल मास है m, तो इसलिए टोटल फोर्स कितना हो गया mf। सिंस द एक्सेलरेशन, अब क्यों इसको एक्सेलरेशन के लिए वर्ड यहाँ f यूज हो रहा है, अब ध्यान से देखिए टोटल फोर्स है mf और ये किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो m और m दोनों कैंसिल होके ये जो सेंट्रल फोर्स पर यूनिट है यही आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सेलरेशन के। इसीलिए देखिए यहाँ पर अब यह क्या यूज कर रहे हैं, सिंस द एक्सेलरेशन f ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल O, therefore the particle has only radial acceleration towards O of magnitude f and no transverse acceleration। क्या मीनिंग है इसका, जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है, वो एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है, ये आपका रेडियस वेक्टर है ना आपका पोलर एक्सिस में, और जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होती है वो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलोंग होती है। ये टॉपिक आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है और इससे रिलेटेड फॉर्मूले भी वहां पर एक्सप्लेन है। तो जिससे इस टॉपिक में डाउट हो वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो स्टडी करे, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती है पोल O, क्योंकि F आपका एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल जो एक्सेलरेशन सिर्फ आपकी रेडियस वेक्टर के ही अलोंग है, तो इसके परपेंडिकुलर के अलोंग तो कभी भी एक्सेलरेशन जाएगी ही नहीं। तो सिर्फ एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट होगा जिसकी वैल्यू आपने अभी f निकाली है, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं वही मास इनटू एक्सेलरेशन करके, तो उसका रेडियल कंपोनेंट अलग लिखेंगे और ट्रांसवर्स कंपोनेंट अलग लिखेंगे। तो अब देखिए मास, अब ये क्या फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का, जिसे आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है। इज इक्वल टू में आपने क्या लिखना था, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स कितना है, mf। अब यहाँ पे आप नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, द नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द रीजन दैट रेडियल एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ r डिक्रीजिंग, क्योंकि f की डायरेक्शन इस साइड है और इस साइड आपका r डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने साइन नेगेटिव। तो अब देखिए दोनों साइड से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू माइनस f के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही जब इक्वेशन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर निकालेंगे, तो मास
इनटू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो कि आपकी परपेंडिकुलर होती है रेडियस वेक्टर के, और उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी वैल्यू हो गई 0। तो अब देखिए यहाँ से एक्चुअल में m और r तो 0 हो नहीं सकते, तो ये डेरिवेटिव हो गया 0। ये डेरिवेटिव 0 है तो यानी कि ये वैल्यू किसी कांस्टेंट h के क्या हो जाएगी, इक्वल। आपको याद होगा जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं तो r को आप 1/u के इक्वल लेकर चलते हैं, ऐसा आपने कैलकुलस में भी स्टडी किया है। तो ये जो इक्वेशन है मैं इसे r वेरिएबल से u वेरिएबल में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो dr/dt निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -1/u² du/dt। ठीक है, तो अब आपने du/dt है, मैं क्या इसे ऐसे लिख सकती हूँ, du/d थीटा इंटू d थीटा/dt। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमारे पास r² d थीटा/dt की वैल्यू है। यहाँ पर 1/u² मतलब कि r² 1/u² को क्या लिख देंगे, r², और ये d थीटा/dt इन दोनों को कंबाइंड करके इसकी वैल्यू तो पुट कर देंगे h, और साथ में रख लेंगे du/d थीटा। ठीक है, फिर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो इधर बन जाएगा d2r/dt² माइनस h कांस्टेंट है एज इट इज। अब देखिए du/d थीटा का किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, t के विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या होगा d2u/d थीटा² इंटू d थीटा/dt। अब आपने d थीटा/dt की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, क्या बन जाएगी, h/r², यहाँ पर पुट कर दी तो आपका 1/r² को आपने u² कर लिया और h इंटू h² कर दिया, d2r/dt² की भी आपके पास वैल्यू आ गई, dr/dt की भी आपके पास वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज आपने किस में पुट करनी है, अपनी इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, इसमें d2r/dt² की, d थीटा/dt की, r की जगह 1/u सब पुट करना है आपको। ये देखिए पहली टर्म मैंने पुट कर दी अपनी d2r/dt² की वैल्यू, r को मैंने 1/u करा, ये हमने अपना पुट करा r d थीटा/dt की वैल्यू और माइनस f रखा एज इट इज। अब देखिए इन दोनों टर्म में से x² u² कॉमन आ रहा है, ये टर्म बचेगी, इस वाली टर्म को मैं उस साइड ले जाती हूँ तो ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है सेंट्रल ऑर्बिट की। इस इक्वेशन को आपको एज ए फॉर्मूला लर्न भी करना है क्योंकि यही मेन इक्वेशन है जो आपके पूरे चैप्टर में यूज होगी। और क्या लिखा है इसने, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स ये इक्वेशन है, रेफर टू द सेंटर ऑफ फोर्स एज पोल, क्योंकि देखिए जो फिगर थी उसमें सेंटर ऑफ फोर्स आपका ओरिजिन है और जिससे आपने इक्वेशन में इसे एज ए ओरिजिन यूज करा, यही आपका सेंटर ऑफ फोर्स है। और जब आप पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं तो ओरिजिन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, पोल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म। जब आप पेडल फॉर्म पढ़ते हैं तो इसमें दो कोऑर्डिनेट यूज होते हैं, p और r। r तो वही आपका रेडियस वेक्टर है, p क्या होता है, p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल O टू द टेंजेंट एट p। आपके पास कोई भी एक कर्व है, देखिए मैं सिंपल सा ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये आपका पॉइंट O है, ये आपका पॉइंट P है। ये जो डिस्टेंस है ये आपका r कहलाएगा। अब इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और उस टेंजेंट पर O से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो आपका दूसरा वेरिएबल P कहलाएगा। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको लर्न करनी है, ये रिलेशन होता है P और R के बीच में, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। अब मुझे इस इक्वेशन से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करनी है, तो सबसे पहला काम तो ये कि 1/r को क्या पुट करते हैं, u। अब क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो मैं इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करती हूँ, -1/r² dr/d थीटा, राइट साइड पर हो गया du/d थीटा। तो अब अगर ये मैं इक्वेशन यहाँ पुट करूँ तो 1/p² एज इट इज, देखिए 1/r² को क्या कर दूँ, u² पुट, और ये देखिए 1/r4 dr/d थीटा का स्क्वायर है, यानी कि इस पार्ट का स्क्वायर, उसे आप क्या पुट करेंगे, du/d थीटा का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई है आपकी। अब आपको डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 7 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
देखिए 1/p² का डेरिवेटिव -2/p³ u स्क्वायर हो जाएगा 2u/du/d और ये बनेगा 2du/d इंटू d2u/d यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। फिर 2 देखिए हर टर्म में से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, आपकी ये टर्म बची, इन दोनों में से du/d को मैंने कॉमन रख लिया। du/d की वैल्यू आपके पास अभी क्या है, ये -1/r² dr/d पुट कर दी। अब पुट करने के बाद ये जो टर्म है ये आपकी बिल्कुल आपकी पोलर फॉर्म वाली ही इक्वेशन से है, जिसकी वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की हुई है, f/h²u²। मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद आप ये देखिए u² और r² कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। माइनस का साइन भी बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो ये रह गया, यहाँ बचा f/h² इंटू dr/d। अब हम क्या करते हैं, f को रखते हैं एक साइड, बाकी सारी टर्म्स ले आते हैं दूसरी साइड। तो जरा ध्यान से देखिए dp/d इंटू में d/dr, रेसिप्रोकल हो जाएगी तो कम पॉइंट होके क्या बन जाएगी, dp/dr और उधर बन गया h²/p³। तो ये अब आपका नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया है जिसे आपने लर्न करना है। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की इन पेडल फॉर्म। अब क्या है, इन द लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स इज गिवन, इफ द लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स इज गिवन, यानी कि आपको f अगर गिवन हो, then to determine central orbit we will use equation 5 and 8। कि आपने इक्वेशन 5 कौन सी थी, जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और इक्वेशन 8 है आपका सेकंड फॉर्मूला जो है आपका पेडल फॉर्म में। तो अगर सेंट्रल फोर्स गिवन है और आपको सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है तो आप 5th और 8th इक्वेशन यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो वैल्यूज है वो पेडल फॉर्म में है या पोलर फॉर्म में है। अब क्योंकि पेडल फॉर्म आपने अभी तक ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं किया है, तो हम स्टैंडर्ड कर्व्स की कुछ इक्वेशन पेडल फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर जो आपका फोकस है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, पोल। तो पैराबोला की इक्वेशन पेडल फॉर्म में ये होती है, एलिप्स की ये है इक्वेशन वेयर b² = a² 1 - e², और हाइपरबोला की इक्वेशन ये है। ये सारी इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में लर्न करनी है, हाइपरबोला नियर ब्रांच और हाइपरबोला फार ब्रांच। अभी आप इनको जस्ट लर्न कर लीजिए, ज़्यादा डिटेल में इन्हें स्टडी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, पेडल इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद पोल एट सेंटर इज ऑफ द फॉर्म, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हम कुछ क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू फोकस एज पोल, आपकी इक्वेशन होती है ये, और ई की वैल्यू होगी >0 जो है आपकी इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है एरियल वेलोसिटी की। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए प्लेन कर्व, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया, सेक्टोरियल एरिया क्या होता है, जैसे कि अभी आपकी आर्क है, ये आपका इसका एक सेक्टर एरिया, ये मैंने 2 रेडियस वेक्टर लिए, उनके बीच का ये जो एरिया बना ये आपका एक सेक्टर एरिया बन गया। तो इसका एरिया जो है निकाल रहे हैं। Change of the sectorial area traced out by the radius vector joining the particle to a fixed point is called aerial velocity of the particle। तो ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है कि एरियल वेलोसिटी क्या हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया। ये आर्टिकल ज़्यादा डिटेल में यहाँ से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसका यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है आपको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया कांस्टेंट होता है और वो इक्वल होता है h/2 के। यहाँ पर स्मॉल h क्या है, अभी मैंने आर्टिकल में डिफाइन करा था, r² dθ/dt को हम क्या लेकर चलेंगे, स्मॉल h। फिर आपके कुछ और फॉर्मूले हैं यहाँ पर, जो v वेलोसिटी है वो आपकी इक्वल होगी h/p के। h वेरिएबल क्या है ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं, r² dθ/dt h होता है, और p अभी हमने डिफाइन किया था पेडल फॉर्म में कि ये क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ एट p।
यहाँ पर देखिए फिगर में मैंने दिखा भी रखा है कि पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी और सेंटर ऑफ फोर्स उस पर परपेंडिकुलर डाला, तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी इसे आप मान के चलेंगे अपना वेरिएबल पी। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है वो h बाई पी होगी, यानी कि v जो है h तो कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है p के। पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स, then its velocity at any point p of its path varies inversely किससे, perpendicular from the center upon the tangent to the path at p। ये फॉर्मूले आपको सभी अच्छे से लर्न होने चाहिए और ये जितने भी शॉर्ट रिजल्ट्स हैं ये आपको 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करने हैं। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द पाथ इज नोन, अगर किसी इक्वेशन को पाथ आपको पता है तो वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे उसका हम फॉर्मूला स्टडी कर रहे हैं। इस कंडीशन से v आपका h बाई पी है तो आपका v स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। h स्क्वायर मैंने कॉमन लिखा, 1 बाई पी स्क्वायर का ये फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया था कहाँ पर, देखिए मैं आपको दोबारा से मेंशन कर देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं। फिर मैंने सिंपल क्या किया है, वहां पर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करा था यूजिंग r इज इक्वल टू 1 बाय यू, या आप इसे ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये आपका वही जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स वाले पार्ट के क्या होगा, इक्वल सेंट्रल होगा। ये जो कंडीशन है ये आपको लर्न करनी है। अगर आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट यूज कर सकते हैं या ये वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली हम ये वाला पार्ट ही यूज करते हैं। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन फोर्स इज नोन, तो ये आपकी पेडल इक्वेशन है ऑर्बिट की। फिर आप इस इक्वेशन से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दे। तो जो देखिए मैं टी आर उधर ले गई, डी पी इधर रखा, एच स्क्वायर तो कांस्टेंट था, 1 बाई पी क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई 2 पी स्क्वायर, एफ का विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन प्लस सी। अब क्योंकि v आपका किसके इक्वल h बाई पी, तो v स्क्वायर x स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो इसको लिख दूँ v स्क्वायर बाई 2, माइनस का साइन उधर गया, तो इस फॉर्मूले से आप इजीली वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपका फोर्स गिवन हो। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है और ये करोलरीज आपको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करने हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आपका इलिप्टिक ऑर्बिट। A particle moves in an ellipse under a force which is always directed towards its focus। आपको लॉ ऑफ फोर्स यानी कि F निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और पीरियोडिक टाइम निकालना है। अब देखिए अभी हमने स्टडी किया था कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद फोकस एज गोल आपके पास ये होती है। अब ये जो जनरल इक्वेशन थी आपकी कोनिक की, इसमें L आपकी सेमी लेटस रेक्टम है, E इसेंट्रिसिटी है। ये कोनिक इलिप्स कब बनता है, जब इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब सॉल्यूशन करने का मेथड जो यहाँ यूज कर रहे हैं वही सिमिलर मेथड हम अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम, r को 1 बाय u या u को 1 बाय r, तो आपकी ये वैल्यू बन गई u, l मैं उस साइड ले गई, आपकी इक्वेशन आ गई ये। अब इस इक्वेशन से, क्योंकि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ना सेंट्रल ऑर्बिट की, इसमें आपने u और d2 u बाई डी थीटा स्क्वायर पुट करने हैं, तो मुझे इस इक्वेशन से डिफरेंशिएशन करके du बाई डी थीटा निकालना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, 1 का तो डेरिवेटिव 0, e कांस्टेंट एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और अपॉन l एज इट इज। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस e बाई एल एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस। इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखिए ये एज इट इज d2 u बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू और ये वाली वैल्यू u की। सिंप्लीफाई करने के बाद e वाली टर्म कैंसिल हो गई, राइट साइड पर बचा 1 बाय l, f की वैल्यू निकाल ली। f की वैल्यू निकालने के बाद आपने u को तो r में कन्वर्ट कर देना है और मल्टीप्लाई में जितनी भी कांस्टेंट टर्म हो उसे एक नया कांस्टेंट लैम्डा नाम दे देना है, यहाँ पर जिसकी वैल्यू क्या आ रही है h स्क्वायर बाय l, यानी कि आपके पास फोर्स आ गया। तो फोर्स क्योंकि इसमें देखा आर्टिकल में आपने किया था, एफ ही आपके एक्सेलरेशन भी होता है, तो एक्सेलरेशन वेरीज इनवर्सली एज द, किससे इनवर्सली वेरी कर रही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस।
Also the force is active as the value of f is positive. अब वेलोसिटी निकालने का भी हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किया था. डी यू बाई डी थीटा और यू की वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई करके टर्म आ गई ये. अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, वन ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और h की वैल्यू लैम्डा पुट कर दी और ये दोनों में से l कॉमन रख लिया. करने के बाद अब देखिए आप 1 प्लस 1 2 हो गया ई स्क्वायर और ये आपकी टर्म्स बच गई. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, जितना पार्ट आपकी कर्व की इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकता है. देखिए दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन रख लूँ तो ये बन गया 1 प्लस ई कॉस थीटा और ये जो बाहर एल है मैं इसको अंदर ले आऊँ तो ये आपका u बन जाएगा. अब यहाँ पर -1 प्लस ई स्क्वायर को मैं लिख दूँ माइनस के 1 माइनस ई स्क्वायर. क्यों? क्योंकि ये आपका एलिप्स है तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है. ई 1 से छोटा है इसलिए 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट किया गया है. ये आपके जनरल फॉर्मूले होते हैं एलिप्स के केस में. मैंने इसे यहाँ पर पुट कर दिया. पुट करने के बाद देखिए एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करा और आपकी वैल्यू ये आ गई. ये भी इक्वेशन आपको एज ए फॉर्मूला याद करनी है क्योंकि हमें इसे क्वेश्चन में फर्दर यूज करना होगा. तो वी स्क्वायर आ गया लैम्डा इंटू 2/r. देखो मैंने इसे कन्वर्ट करा और यहाँ जो कैंसिल होके बच गया 1/a और a क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स. इक्वेशन 4 गिव्स द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्स और किस पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस r मतलब a तो कांस्टेंट है ना आपका यहाँ पर, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस v के फॉर्मूले में कहीं भी थीटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा. और v स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 2 लैम्डा बाय r से छोटी होगी क्योंकि 2 लैम्डा बाय r में से आप 1 बाय लैम्डा बाय a यहाँ पर क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. पीरियोडिक टाइम इन सेंट्रल ऑर्बिट रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट होता है और इसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, h/2. अब मैं मान लेती हूँ t टाइम है टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग द होल ऑफ द एलिप्स. सेक्टोरियल एरिया h/2 को अगर t से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया ऑफ एलिप्स आ जाएगा. तो t का फॉर्मूला आ गया 2πab/h. h की वैल्यू आपके पास इस आर्टिकल में है √λl और l का फॉर्मूला होता है b²/a. इसे आपने सिंप्लीफाई किया, ये रिक्वायर्ड आ गया आपके पास टाइम पीरियड. टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3/2 और a क्या है आपकी सेमी मेजर एक्सिस. अब बिल्कुल ऐसा ही आर्टिकल हाइपरबोला के केस में गिवन है. बहुत माइनर सा चेंज आएगा, एक तो मेजर चेंज, इक्वेशन तो वही सेम, आप क्या लेकर चलेंगे, सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1. तो जो लॉ ऑफ फोर्स और पीरियोडिक टाइम वाला पोर्शन है वो तो होगा सेम. वेलोसिटी में भी क्या चेंज आएगा जरा सा मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ग्रेटर देन 1 है. यहाँ तक वाला पार्ट सेम, वैसे ही 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करा. अब यहाँ पर क्योंकि आपकी e की वैल्यू 1 से बड़ी है तो यहाँ आपने जो बड़ी वैल्यू का स्क्वायर -1 लिखा. लास्ट आर्टिकल में वो वैल्यू छोटी थी तो आपने उसे 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा. ठीक है. अब ये देखिए ऐसे ही सिंपल सारा वही कर रहे हैं, इन दोनों के फॉर्मूले पुट करेंगे. बस सिंपल डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाता है, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा. तो वेलोसिटी 2 λ/r से ग्रेटर होगी और ये टाइम पीरियड का बिल्कुल सेम आएगा. तो ये आर्टिकल आप खुद स्टडी करेंगे. और जो पैराबोलिक ऑर्बिट होगा वो भी आपका बिल्कुल सिंपल ऐसे ही सॉल्व होगा. बस आपने क्या कर लेनी है, इस आर्टिकल में e की वैल्यू 1 चूज कर लेनी है जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे. Velocity in a circle. The velocity in a circle at any point of the central orbit is the velocity necessary to describe a circle passing through that point with the center at the center of force associated with the orbit. क्या मीनिंग है इसका कि जो आपका सर्कल है, ये एक आपका सर्कल है, वो आपका सेंटर ऑफ फोर्स है. Velocity in a circle at any point of the central orbit किसके इक्वल होगी, velocity necessary to describe the circle passing through that point with center at the center of force associated with the orbit. तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया v² इक्वल होगा a force value at r is equal to a. To determine the orbit when law of central force is given. ऐसे केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे,
ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये होता है आपका वेक्टर आर, की वेक्टर आर के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स एफ की वैल्यू कोई कांस्टेंट बाय आर स्क्वायर है। आप यहाँ म्यू यूज कीजिए, लेमडा यूज कीजिए, कुछ भी यूज करेंगे उस नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब f आपको गिवन है, आपको ऑर्बिट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे बेटर तो यहाँ पर आपका थीटा तो इन्वॉल्व ही नहीं था, तो मैं पेडल इक्वेशन ही यूज कर लूँ। पेडल इक्वेशन में f की वैल्यू पुट करने के बाद dr उस साइड गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे h स्क्वायर बाय p स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट। नेक्स्ट थ्योरम, शो दैट द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स varying directly as the distance is an ellipse having its center at the central force and conversely। क्या कह रहा है कि अगर फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो जो कर्व बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एलिप्स, जिसका सेंटर होगा एट द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है, अभी हम पहले कन्वर्स पार्ट देखते हैं। जब पेडल इक्वेशन रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, आपने ये भी जनरल दिमाग में पढ़ी थी, मुझे इस इक्वेशन से प्रूफ करना है कि f की वैल्यू क्या है, आपके पास क्या प्रूफ करना है, f की वैल्यू क्या है, म्यू आर। चलो हम सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि आपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है f निकालने के लिए, तो आपको dp बाई dr चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव कर दूँ, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1 बाई पी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर, ये दोनों कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0 और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर r मिसिंग है, r आएगा। ठीक है, फिर डी पी बाई डी आर क्या हो गया, पी क्यूब r, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये सारी टर्म्स इधर ले आए। अब ये जो डी पी बाई डी आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एच स्क्वायर बाई पी क्यूब, ये वैल्यू पुट हो गई, ये वैल्यू आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर कांस्टेंट है, मैं इसे नया कांस्टेंट नाम रख लेती हूँ म्यू। एफ आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे कि एफ की वैल्यू अगर म्यू आर है, तो आपको ऑर्बिट फाइंड आउट करना, प्रूफ करना है कि वो एलिप्स है, किस इक्वेशन की फॉर्म में, इस इक्वेशन। देखिए, आपकी सेंट्रल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ये होती है, एफ की वैल्यू हमने पुट कर दी, डी आर इस साइड ले आए, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद आप ये देखिए 2 और 2 कैंसिल होके ये बन जाएगा 2c। फिर अब हमने देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है, h आपका कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपने अपने अकॉर्डिंग ऐसी चूज करनी है कि इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ जैसे आपने सपोज किया था कि एच स्क्वायर की वैल्यू क्या ली थी आपने, म्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं वही वैल्यू यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रिवर्स पुट कर दी वैल्यू। पुट करने के बाद देखिए इन 2 से म्यू कैंसिल हो गया, इसके डिवाइड में आ गया। अब ये वाली टर्म तो ठीक आ गई है हमारी, इसे नया कांस्टेंट c1 नाम रख दिया r स्क्वायर। अब c1 क्योंकि कांस्टेंट आपकी अपनी चॉइस का है, तो हम उसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे कि वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल हो। तो यही इक्वेशन आ गई आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म में, और इसके साथ ही आपका ये वाला आर्टिकल क्या हो गया है, कंप्लीट